नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है क्लास 12th का जो है तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और इसमें जैसे कि देखिए ये एक न्यू बैच है अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे तो खैर 11th में ही है लेकिन 12th के लिए स्टार्ट हो रहा है। 12th के लिए स्टार्ट हो रहा है तो इसमें क्या है कि 3 से 4 पार्ट बनाया जाता है। जैसे कि केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो फर्स्ट वन ये जो होता है, पहला कहने का मतलब कि ये फिजिकल हो जाता है। एक हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री होगा। और दूसरा जो होता है सेकेंड नंबर में, ये सेकेंड नंबर में जो है से आपका आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। और तीसरा जो होता है वो हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जो है से थोड़ा सा एक अलग पार्ट में बांट दिए हैं, जिसके हिसाब से चौथा नंबर पार्ट भी एक बनता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक, और चौथा नंबर एक हो जाता है बायो केमिस्ट्री हो जाता है। ये मतलब कि उसी के डेरिवेशन से हम अलग कर दिए इसको। जैसे ऑर्गेनिक में ही ये 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो बायो से रिलेटेड होते हैं, और बायो से रिलेटेड होने के कारण जो है इस चैप्टरों को हम लोग 2-3 चैप्टर को अलग कर चुके हैं, जिसको हम लोग बायो केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम लोग पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर जाकर के हम लोग किसके बारे में शुरू करेंगे, फिजिकल के बारे में शुरू करेंगे या फिर इनऑर्गेनिक के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो मेनली जो बात है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये बात हम आप लोग को कई बार समझा चुके हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहिएगा, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, कार्बनिक रसायन। ये कई बार बता दिए लेकिन हम फिर भी आपको एक बार यहाँ पर बता देते हैं, देखिए याद तो होगा ही ना। कार्बनिक रसायन किसको कहिएगा, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और उसके यौगिक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। समझे कि नहीं, माइंड में सब बात को रखिए। तो बार बार लिख पाने की बात नहीं, ये सब नॉर्मल बात है, लेकिन फिर से हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। क्या बोलना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और क्या करते हैं, उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझे ना। कार्बनिक रसायन का फिर इसको छोटा सा और थोड़ा सा डिफिनेशन को बड़ा करना चाहिएगा तो ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन, ये रसायन शास्त्र या फिर कार्बनिक रसायन शास्त्र की वह शाखा है या फिर उसके अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाता है, कार्बनिक रसायन बनता है। समझे, ये कार्बनिक रसायन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें आपको कार्बनिक यौगिक के बारे में भी पढ़ना होगा। कार्बनिक रसायन के बाद किस पर चर्चा करेंगे, कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे। कार्बनिक यौगिक के बारे में बात की जाए तो कार्बनिक यौगिक में जो है फिर इसका भी डिफिनेशन बहुत ही क्या है, आसान है। क्या है कि कार्बन का जो होता है ना, कार्बन के हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक, मतलब कि कार्बन से मिलकर के जो तत्व यौगिक बने हुए होते हैं, उन यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। यानी कि कार्बनिक यौगिक होने के लिए सबसे आवश्यकता चीज क्या है, कार्बन है। जब तक कार्बन नहीं रहेगा तब तक कार्बनिक यौगिक का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। समझिए ना। दूसरा, अगर कोई भी कंपाउंड आता है, एलिमेंट आता है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन करवाते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर उसमें कार्बन नहीं है तो वह किस प्रकार का यौगिक का निर्माण करेगा, इनऑर्गेनिक में जो अकार्बनिक यौगिक होता है उसका फॉर्मेशन करेगा। इसलिए कार्बन, आपसे देखिए कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्लास 12th में पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक होने के लिए उसमें कौन सा तत्व का होना आवश्यक है, कौन सा किसका होना आवश्यक है। देखिए कार्बन का होना आवश्यक है। समझे कि नहीं। इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे कार्बन हटा दीजिएगा ना, कार्बन हटा दीजिएगा तो उसके बाद जो है अगर कार्बन हट जाएगा तो किसका निर्माण कर लेता है, अकार्बनिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। समझे कि नहीं। तो ये आपका क्या था, कार्बनिक रसायन। फिर हम क्या बता दिया आपको, कार्बनिक यौगिक। हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा कि रसायन विज्ञान का वह शाखा, समझ रहे हैं ना, रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें कार्बन एवं उनके यौगिकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ रहे बात। अब कार्बनिक रसायन के बाद जो है किसका बात करना है, कार्बनिक यौगिक का। तो कार्बन से बने हुए यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ रहे बात। इसके बाद जो है कार्बनिक यौगिक से यदि सारा बात होता है तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन के बारे में जानना होगा। समझे ना, कि कार्बन है क्या, इसका क्या क्या पोजीशंस है, क्या इसका लोकेशंस है, उन सभी चीज़ों पर बात करना पड़ेगा। रब करने के लिए वहाँ से ले आइए ना कुछ, रब करने के लिए। हाँ चल देखिए, कार्बन के बारे में बताना बुआ। कार्बन के आ रहा है, दूसरे में आ रहा है सब। हाँ,
देखिए यहाँ पर तो कार्बन की यदि बात कीजिएगा ना, तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर एक हम अब जो आपको पहले भी बता चुके हैं वो भी एक कोड बता देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 14 क्या कहते हैं 2 4100 कितना कहते हैं 42। आप लोग का मीनिंग कहीं और जा रहा होगा, लेकिन उसको लोकेशन लोकेट नहीं करना है, तो देखिए नहीं 142 को लोकेट करना है। अगर एक जोड़ देगा तो कुछ और बन जाएगा, इसलिए 142 पर रहना है, समझे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 142 से क्या पता चलता है कि 14 को अलग कर दीजिए, समझे ना। तो ये 14 क्या कौन सा संख्या हो जाता है, वर्ग संख्या होता है। कौन सा संख्या होगा वो, वर्ग संख्या होगा। और ये 2 जो है ये कौन सा संख्या होगा, आवर्त संख्या होगा, समझे ना, आवर्त संख्या होगा। तो इन बातों पर भी निर्भर करता है, समझ ना। अब यदि आपसे कोई पूछे कि कार्बन जो है से आवर्त सारणी के किस वर्ग में और किस आवर्त में आता है, तो आप क्या बताइएगा कि आवर्त वर्ग संख्या कितना है इसका 14 और आवर्त संख्या कितना है 2 है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये आप एक छोटा सा कोड है, इसको ध्यान में रखिएगा। आवर्त सारणी में इसका लोकेशन बताने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर ये एक कोड दे दिया गया, कोड के अंतर्गत ये 14 आप किस चीज को शो कर रहा है, आवर्त को शो कर रहा है, और यहाँ पर 2 किसको 14 वर्ग को शो कर रहा है, और 2 किसको शो कर रहा है, आवर्त को शो कर रहा है, समझे कि नहीं। याद रखेंगे कि ये आवर्त सारणी के वर्ग संख्या कितना में आता है बुआ 14 में, और ये वर्ग ये क्या कहते हैं आवर्त संख्या कितना में आता है 2 में आता है, समझे ना। अब एक बात और है यहाँ पर कि अगर कार्बन है तो कार्बन का जो है संकेत तो आप जानते हैं क्या होता है, सी होता है। और सी जब लिख दिए तो इसका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। क्या होगा एटॉमिक नंबर इसका, जिसको परमाणु संख्या कहते हैं ना, प्रोटॉन ये परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 6, प्रोटॉन की भी संख्या कितना होगा 6, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है 6, 7 और क्या होता है 8 होता है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान संख्या में क्या हो जाता है विभिन्नता आ जाती है ना। अब सोच करके देखिए ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 6, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 6, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। यानी कि जब इसका द्रव्यमान संख्या निकालिएगा, मास नंबर निकालिएगा, तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में क्या होता है न्यूट्रॉन ना। तो अगर मान करके चलिए कि हम मास नंबर को डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ पर तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया 6, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या फिर कितना हो गया 6। अब 6 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, यानी कि इसका मास नंबर कितना हो गया 12। फिर से यदि दूसरे सिचुएशन के हिसाब से चलिएगा 7 के अनुसार से, तो फिर यहाँ पर a बराबर में 6 प्लस में कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर फिर a बराबर कैलकुलेट हो गया कितना आ जाएगा 13, समझ रहे बात। फिर अगर आप एटॉमिक नंबर निकालने का प्रयास कीजिएगा तो 6 प्लस में कितना होगा 8, और इस प्रकार से 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जो है कार्बन के तीन फॉर्मेशन हो गया ना, कि 3 गो क्या हो गया कार्बन 12, फिर क्या हो गया कार्बन 13, और फिर क्या हो गया कार्बन 14। अब याद कीजिए कि हम आपको पहले के क्लास में जो था, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि वैसे तत्व या फिर तत्वों के विभिन्न रूप जिनके क्या होते हैं परमाणु संख्या समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं भिन्न भिन्न होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं, क्योंकि समान स्थान पर आ रहा है। और एक क्या होता है संभारिक होता है, संभारिक का मतलब सबका द्रव्यमान संख्या क्या होता है समान, और परमाणु संख्या क्या होता है भिन्न भिन्न। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्बन 12 13 14 देखिएगा तो क्या पता चलेगा कि सबका परमाणु संख्या क्या है 6 ही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है डिफरेंट है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 12 है, फिर द्रव्यमान संख्या 13, फिर द्रव्यमान संख्या क्या है 14 है, समझ रहे हैं ना बात। तो इस सबका आवर्त सारणी में लोकेशन तो एक ही है ना, कि आवर्त ये परमाणु संख्या क्या रहेगा 6 रहेगा, लेकिन आवर्त संख्या सॉरी द्रव्यमान संख्या में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है ना 12 13 14। तो इसीलिए जो है इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। क्या कहिएगा समस्थानिक, और समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं, समझ रहे बात। क्या बोलते हैं इसको आइसोटॉप्स बोलते हैं, हिंदी में क्या कहिएगा समस्थानिक कहते हैं, समझे कि नहीं। अब जो है फिर कार्बन के बारे में और जानने का यदि प्रयास कीजिएगा तो कार्बन का अब संकेत हम बता दिए हैं कि C होता है, परमाणु संख्या भी बता दिए, परमाणु द्रव्यमान भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी बता दिए हैं। अगर वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा की यदि बात कीजिएगा तो हमारे वायुमंडल में पृथ्वी पर जो है इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है 0.03% होता है, समझे ना। क्या होता है 0.03% कहाँ पर होता है पृथ्वी के सतह पर होता है, और वायुमंडल में कितना प्रतिशत होता है 0 पॉइंट कितना होता है 0.2% होता है, समझे ना। तो ये बात याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये कितना रहता है 0.02% रहता है परसेंट रहता है, समझे ना। आगे और अगर कार्बन के बारे में बात कीजिएगा तो आप क्या जानते हैं कि किसी भी
परमाणु के जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है फिर क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जरा बात कीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कार्बन का ये क्या है? नाभिक है। ये इसका क्या है? प्रथम कक्ष है और ये इसका क्या है? दूसरा कक्ष है। समझ रहे बात? तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके से निकाला जाता है। एक बोर-बरी योजना होता है जिसको हम लोग बोर-ब्यूरी स्कीम बोलते हैं, और एक क्या होता है? ऑफ-बाउ सिद्धांत होता है। तो अगर ऑफ-बाउ सिद्धांत के अनुसार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा कार्बन का, तो क्या पता चलेगा कि 1s2 और फिर क्या हो जाएगा 2s2 और फिर क्या होगा 2p2। अब आपको यहाँ पर सोच सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो P जो है ये कौन सा दूसरा में आ रहा है और P पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि हो सकता है कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप ऊर्जा स्तर की बात कीजिए तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा स्तर कौन सा है? 2, और यहाँ पर भी ऊर्जा स्तर कितना है? 2। तो 2 यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। समझ रहे हैं? अगर बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार भी निकालिएगा ना तो प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2, और द्वितीय कक्ष में कितना आता है? 8 आता है, लेकिन 8 तो है नहीं, कितना है? 4। तो इस प्रकार से इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं इस पर अगर बात कीजिएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डेट मीन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या फिर किसी भी परमाणु के जो अंतिम कोष होता है उस अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन का परिभाषा लिखना होगा तो आप इस प्रकार से लिख लेते हैं, हम बता देते हैं। आप कभी इनके अगर फ्यूचर देखिएगा तो इसे नोट कर सकते हैं कि क्या होता है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। या फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ रहा बात? याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट अगर कार्बन के बारे में अगर चलिएगा आगे की तरफ तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जितने भी सामान यूज करते हैं वो लगभग सभी चीज किस चीज से बना हुआ होता है? कार्बन से ही बना। कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, जैसे कि आप कहिएगा कि सर वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब तो कार्बनिक नहीं है, और वास्तविक रूप में ये कार्बनिक नहीं है। आपको अगर कार्बनिक जानना होगा तो हम क्या बताएं? कार्बनिक यौगिक होने के लिए उसमें कौन सा तत्व का होना आवश्यकता है? कार्बन का। लेकिन अगर आप कहिएगा कि सर H2O कार्बनिक यौगिक है या नहीं, तो आप खुद से भी सोच सकते हैं यहाँ पर कहीं पर तो कार्बन नहीं है। आप हाइड्रोक्लोरिक की यदि बात कर लीजिए HCl, कहीं पर कार्बन नहीं है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात कीजिए तो H2SO4 यहाँ पर भी कहीं नहीं है। नाइट्रिक एसिड की बात कीजिएगा तो HNO3 यहाँ पर भी कहीं नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात कीजिएगा यहाँ पर भी कहीं कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यानी कि कार्बनिक यौगिक होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कार्बन का आवश्यकता पड़ता है। एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। ऑफ-बाउ के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 और क्या होता है? 2p2 होता है। समझ रहे बात? कथी झरझरा रहा झरझराए वाला रिंगटोन लगा वहाँ पर डेरा गए, कथी झरझराए लगा। देखिए इधर देखिए, अभी देखिए। अरे चलो छोड़, कुछ बातें करनी थी, वार्तालाप। तो यहाँ पर अच्छा है कि तुम ना फ्रंट पर तुमको देखकर तुमको कुछ और याद आ जाता है। इधर कहीं गलती से बुला भी गया देख रहे और नहीं बैठिए बगल में, तू और फ्रंट पर बैठ के लिया कुछ और के याद आ जाता है। ओके चलिए देखिए यहाँ पर तो इस समय कार्बन लेना है हमारे खाना का कहने का मतलब हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी चीज का प्रयोग कीजिएगा प्रत्येक चीज किस चीज से बना हुआ है? कार्बन से। ये सब बात आपको पहले भी बताई हुई है। आप अगर सोच करके देखिए कि हम खाना खाते हैं, खाना में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें कार्बन भी है और क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो उसमें कार्बन मौजूद है ना, तो कार्बन मौजूद होने के कारण वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया। इसका मतलब कि हम जो भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं लगभग सभी चीज किस चीज से बने हुए होते हैं? कार्बन से। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे अगर अधिक उपयोग किसी भी चीज का है तो वो किसका है? कार्बनिक। एक बात और होता है, टोटल अधातु की संख्या कितनी बताई गई है आपको? टोटल अधातु की संख्या कितनी बताई गई है? 22।
समझ रहे बात, कितनी बताई गई है? अधातु की संख्या 22। लेकिन एक बात है, धातु से ज्यादा उपयोगी क्या होता है? अधातु होता है। इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि देख लीजिए, अधातु में कौन है? ऑक्सीजन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए, अधातु में कार्बन होता है। जितनी भी चीज का प्रयोग करते हैं लगभग सब चीज किसी चीज से बना होता है? कार्बन से। जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं ना, दवाई खाते हैं, वो सब भी चीज किससे बना होता है? कार्बन से बना हुआ होता है। समझे कि नहीं? नाम देख लीजिएगा, उसमें इसी प्रकार का रहेगा, एथिल प्रोपाइन अगर करके इस प्रकार से नाम रहता है, जब कंपोजिशन पढ़िएगा तो। समझे कि नहीं? और दूसरी नंबर बात है कि यहाँ पर बता दिए कि हाँ, नेक्स्ट हम लोग जो है जैसे कि बॉम्ब बनाना होता है तो उसमें भी कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी फॉर्मेशन में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए ना? अब एक बात और यहाँ पर आता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से कार्बन आज इतनी बड़ी यौगिक का निर्माण कर चुका है? दो कारण है इसका, समझे कि नहीं? एक कारण तो आप लोग जानते हैं क्या है? श्रृंखलन गुण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी कहिएगा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गया, जिसको आप लोग जो है क्या कहते हुआ? श्रृंखलन गुण कहते हैं ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब जरा बताइए तो ये श्रृंखलन गुण क्या होता है? नाम तो जानते हैं श्रृंखलन गुण, लेकिन श्रृंखलन गुण होता क्या है? एक कार्बन दूसरे से जुड़ता है। मतलब कि इस श्रृंखलन गुण का मतलब हुआ, याद रखिए ये सब चीज एकदम ध्यान में रखना, क्यों कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब पूछ लेता है। समझे ना? श्रृंखलन गुण का मतलब यहाँ पर होता है कि एक कार्बन अन्य कार्बन से जुड़ करके क्या करती है? लंबी श्रृंखला का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। और ये जो प्रक्रिया है लंबी श्रृंखला का निर्माण करने की, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखलन गुण कहलाती है। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। अब इसका संयोजकता इससे है, इसको मैच कर देते हैं, इसको मैच कर देते हैं। कहीं पर ये खत्म होने वाला लग रहा है क्या? कहीं पर ये खत्म, तो ये तो खैर ब्रांच में आ गया। अगर आप इसको सीधा जोड़ते चले जाइएगा तो कभी भी ये इंडक होने वाला नहीं है। ये हमेशा क्या होगा? जुड़ते चलेगा। समझा? जिसके कारण इसका आज इतना सारा यौगिक बन चुका है। और इसी गुण को हम लोग कौन सा गुण कहते हैं? श्रृंखलन गुण। समझे? एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलिएगा? टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। टेट्रावैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं चतुस्संयोजकता। मतलब 4 संयोजकता होने के कारण जो है तो ये क्या कर चुका है? इतने सारे ब्रांच का फॉर्मेशन कर चुका है। समझे कि नहीं? तो ये सब मुख्य बातें हैं। जैसे फिर अगर और भी इसमें थोड़ा सा अगर आगे चले तो जिस समय वैज्ञानिक का कहना था कि यहाँ पर कि प्रकृति में कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं किया जा सकता है। समझे कि नहीं? और इसके बारे में सबसे पहले किसने ये उल्लेख दिया था? बर्जेलियस। उन्होंने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिक को प्रकृति में बनाना संभव नहीं है। सॉरी लैब में बनाना संभव नहीं है, प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। और इसमें जो है प्रकृति के द्वारा, अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होगा, एक सूक्ष्म जीव के द्वारा होगा, जिसको हम लोग आपस मतलब कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो देख रहे हैं, तो इसका नाम क्या रखा गया था? जीवन शक्ति का क्या रखा गया था? सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत रखा गया था। तू बाहर निकल कर पहले बतिया ले। हाँ, तवाथी वाला बात हो गया हो। क्या कहते हैं? नहीं, वो कहते हैं ये बलमुआ फेंक देना थरिया, चल देना थरिया ना। हाँ, इसलिए याद रखिए बउआ, कार्बन के इतने सारे यौगिक होने का कारण क्या है? 2। पहला कारण क्या है? श्रृंखलन गुण। दूसरा क्या है? चतुस्संयोजकता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी कहते हैं। तो देखिए, डोंट लाफ, देयर इज अ टंग, इट कैन बी मिस्टेक। सो चतुस्संयोजकता कौन सा बोलिएगा? चतुस्संयोजकता। दूसरा क्या बोलिएगा? श्रृंखलन गुण। ये दोनों बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात अगर करना है तो कार्बन किस प्रकार के ये बंधन का फॉर्मेशन करते हैं? ठीक है, तो बंधन तो ऐसे आप लोग को अभी तक कितना 5 पढ़ा दिए हैं। सिग्मा बंधन, पाई बंधन, सब पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोजन बंधन, सहसंयोजक। तो कार्बन जो है कौन सा बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोवालेंट क्या कहिएगा? बॉन्ड कहेंगे। कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। समझ रहे बात को? कौन सा बंधन बनाता है? सहसंयोजक। कार्बन जो है सहसंयोजक बंधन बनाता है तो देखिए कई प्रकार से बनाता है। 3 प्रकार से बनाता है। कहने का मतलब विशाल टाइम हो गए कि कुछ होता है तो सब घर में चला तो सिनेमा देखे डीजे पे कला के पिक्चर तो नहीं ना है।
तो देखिए बाबू, हाँ, तो ये कितने प्रकार के सहसंयोजक बनाते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें से आप नाम भी जानते हैं। पहला क्या है? एकल सहसंयोजक बंधन है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सिंगल कोवालेंट क्या कहते हैं? बॉन्ड। और एक होता है आपका डबल कोवालेंट बॉन्ड, और एक क्या होता है बुआ? ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड होता है। ये 3 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट जो आपको बताए, क्या बताए हैं बोले तो? सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। इसमें होता है कि कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, फिर जाकर के यौगिक का निर्माण होगा। अगर दूसरी नंबर बात कीजिएगा डबल कोवालेंट बॉन्ड का, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड का कीजिएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझे कि नहीं? तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की यदि साझेदारी हो तो वो किस में आ जाता है? त्रिक बंधन में। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो किस में आता है? द्विक बंधन में। और 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल सहसंयोजक बंधन के फॉर्मेशन में आता है। समझे कि नहीं? और यहाँ पर बात है कि मान लो कि डबल कोवालेंट बॉन्ड है, या फिर सिंगल कोवालेंट बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल कोवालेंट बॉन्ड है, तो इसका अगर ये कोई भी बॉन्ड से जुड़ता है, या मान करके चलो नॉर्मली बात कर लेते हैं किसका? सहसंयोजक का। तो सहसंयोजक बंधन से यदि कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है। याद रखिएगा। आयनिक, क्योंकि इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मान करके चलो कि कोवालेंट बॉन्ड है, सॉरी आयोनिक बॉन्ड है, जिसको हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन के नाम से जो जानते हैं, तो वो क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, या 2 इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद एक पर क्या हो जाता है? धन आवेश, और एक पर क्या हो जाता है? ऋण आवेश। अब जो उसमें आकर्षण होता है, वो आकर्षण क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन सहसंयोजक में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है से साझेदारी रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणु की क्या रहती है? ये साझेदारी होती है, और इसलिए उसको तोड़ने के लिए अधिक हीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ा सा इसीलिए इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन एक अपवाद है, समझे? अब केमिस्ट्री है तो अपवाद तो चलना ही है, ठीक है? अपवाद है कि हीरा जो होता है, इसका सहसंयोजक बंधन होने के बावजूद भी इसका द्रव्यनांक क्या है? बहुत ऊंचा है। समझे कि नहीं? कितना डिग्री सेल्सियस जानते हैं? 3700 डिग्री प्लस है। 3700 डिग्री क्या है? प्लस है। 3700 डिग्री पर तो ये क्या होता है कि आपको ग्रेफाइट ही गलता है, और हीरा तो और भी ऊपर क्रॉस करेगा। इसलिए सामान्यतः बोला गया है कि इसका द्रव्यनांक 3700 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? अधिक होता है। समझे ना? अब जो है यहाँ पर ये इसके बाद नेक्स्ट आप अगर बात कीजिएगा तो अपरूपता के बारे में, ठीक है? कार्बन के किसके बारे में बात कीजिएगा? अपरूपता के बारे में। या फिर एक बार हम जीवन शक्ति का सिद्धांत बता देते डिफिनीशन के तौर पर, क्योंकि बताए नहीं है। ऐसे तो पता होगा ही ना जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विटल फोर्स थ्योरी। कौन दिए थे वो? बर्जेलियस। कब दिए थे? 1800 नहीं तो 15 में दिए थे। 15 में दिए थे। 42 में तो लास्ट हो गया था, खत्म में हो गया था ये। तो बर्जेलियस 1800 कब दिए थे? 15 में। और इन्हीं का एक स्टूडेंट था ओहलर ना। ओहलर, इस सिद्धांत को तोड़ा किसने था? ओहलर। कब तोड़ा था? 1828 में। फिर इसी सिद्धांत को एक दूसरे वैज्ञानिक ने भी तोड़ दिया। वो कब तोड़ा था? 1842 में तोड़ा था ना। कब तोड़ा था? हुआ 1842 में। क्या नाम था? बोले कोल्वे नाम था। और ये कोल्वे किस चीज का फॉर्मेशन किया था? एसिटिक एसिड का। क्या बनाया था? वो एसिटिक एसिड बनाया था। और यहाँ पर ये ओहलर जो है वो किसका फॉर्मेशन किया था? यूरिया का फॉर्मेशन किया था। और यहाँ पर तो इनका कहना था, बर्जेलियस जी का, कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं। समझे ना? तो ये तो अपना एक थीम दे दिए, अपने आधार पर बेस पर दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। और यही बनाया जा सकता है किसके द्वारा बनाया जाएगा? अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवन शक्ति का सिद्धांत कहलाती है। इसका तोड़ किसने दिया था? इन्हीं का स्टूडेंट कौन था? ओहलर। किस चीज का निर्माण किया था? यूरिया का। समझे कि नहीं? और ये एक कोल्वे था, वो किसका निर्माण किया था? एसिटिक एसिड का। कब किया था वो भी डाटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। समझे कि नहीं? तो ये सब बातें किसके अंतर्गत आ रही है? जीवन शक्ति के सिद्धांत के अंतर्गत। समझ रहे ना बात? इसके बाद जो है से अगर बात कीजिएगा तो अपरूपता है। इसके बारे में भी आप जानते होंगे। अपरूप जानते तो हैं सब ना। अपरूप, ठीक है? देखने एक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, तकने से पता चलेगा कि कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। जैसे ही हेलो एल्केन शुरू होगा ना तो हेलो हेलो करवा देगा। समझे?
रोहित को मन नहीं लग रहा है, हमारा मन लगे मुंह आर एकदम जो है अथी फंस गेल है। तो चलिए ठीक है, देखिए अपर रूप के बारे में क्या जानते हैं कि इसमें होता क्या है कि एक ही तत्व होंगे, समझे ना, क्या होगा, एक ही तत्व होगा और इसका क्या होगा, विभिन्न रूप होगा। कितने रूप होंगे, विभिन्न रूप होंगे, जिसका भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। भौतिक गुण जो होगा भिन्न भिन्न होगा, क्या होगा बुआ, भिन्न भिन्न होगा। और इसका रासायनिक गुण जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। रासायनिक गुण जो है वो समान होगा। समझ रहे बात को कि अपरूपता में क्या होता है कि तत्व तो एक ही रहेंगे, लेकिन इसका भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न, और रासायनिक गुण क्या होता है, समान। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। बात समझ गए हैं, इस चीज को अपरूपता कहते हैं। कार्बन की यदि अपरूपता की बात कीजिएगा तो कार्बन की अपरूपता दो होते हैं, समझे कि नहीं, क्या होता है, क्रिस्टल ये, और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टल। इसी को हिंदी में अगर बोलिएगा तो रवेदार और क्या होता है, विरवेदार होता है, समझे ना। और रवेदार में चर्चा कीजिएगा तो रवेदार में 2-3 बात आती है मुख्य मुख्य, जिसमें से पहला क्या आ जाता है आपका, देखिए पहला रवेदार में क्या होगा, हीरा हो गया ना, दूसरा क्या हो गया, ग्रेफाइट हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा, फुलेरीन हो जाएगा। और इसमें एक बात और है कि हीरा और ग्रेफाइट जो है ना, ये दोनों जो है ये प्राकृतिक है, मतलब कि प्राकृतिक अपरूप है, प्राकृतिक अपरूप है। और यहाँ पर फुलेरीन जो है ये क्या है, संश्लेषित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं। मतलब कि ये फुलेरीन जो है ये कहाँ पर तैयार किया गया है, प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इसका अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, समझे कि नहीं। जैसे इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको इसके बारे में बताया। इसमें अभी बस इतना ही पता चला है कि आप क्या जानते हैं, हीरा क्या होता है, बहुत कठोर, और ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। तो इसकी जो कठोरता की बात की जाएगी तो ये दोनों के क्या हो जाता है, बीच में आ जाता है। और एक बात और कॉमन है कि यदि आप हीरा को जलाइए या फिर ग्रेफाइट को जलाइए, समझे ना, तो लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये पूरी चीज किस चीज से बना हुआ है, कार्बन से। तो फुलेरीन में भी यह बात पता चला है कि अगर इसको रिएक्शन करवाया जाए, जलाया जाए, तो ये भी जल करके लास्ट में क्या उत्पन्न करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण इन तीनों का रासायनिक गुण क्या हो जाता है, समान हो जाता है, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, अपरूपता। और इंग्लिश में इसी चीज को क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलिएगा, एलोट्रॉप्स बोलेंगे, समझ रहे बात, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अपरूपता है ना। तो अब जो है तो इसमें क्या है, अपरूपता में जो यहाँ पर जो है क्या है कि प्राकृतिक के बारे में बात किए हैं। ये प्राकृतिक अपरूपता में 3 गो आया ना, सॉरी 2 गो आ गया। पहला कौन कौन आया है, हीरा, फिर क्या है, ग्रेफाइट, और ये फुलेरीन जो है तो किसमें आ चुका है, प्राकृतिक में, या फिर उसको क्या, सॉरी ये मानव निर्मित में, जिसको हम लोग संश्लेषित कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषित। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको समझना है किसके बारे में है, हीरा के बारे में करना है, समझे कि नहीं। हीरा के बारे में हम ना अभी आपको सिर्फ समझा देते हैं, बाद में जब ओरली शुरू करेंगे तो मतलब कि रिटेन करवाएंगे तो पूरा आपको नोट में लिखवा देंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ आपके पास ऑलरेडी होगा अभी, नहीं एक ही बार हेलो वेलकेम से ही कर लेंगे क्या। तो यहाँ पर ऐसे नॉर्मली जान लीजिए, हीरा तो आप जानते हैं किस चीज़ से बना होता है, कार्बन से ना। और इसमें क्या होता है कि एक बात ध्यान में रखना होगा कि कार्बन जो होता है वो केंद्रीय परमाणु होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं, केंद्रीय परमाणु होता है। और हीरा में एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, समझे। तो यहाँ परमाणु की यहाँ पर एक कार्बन परमाणु ये है, एक यहाँ पर हो गया, इस प्रकार से ये फॉर्मेशन पूरी तरह से चल रही है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि ये क्या होगा, एक और कार्बन जुड़ सकता है, एक और कार्बन, ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। फिर और भी कॉम्बिनेशन करवाइएगा तो ये और भी जुड़ते हुए आगे तक जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन अगर हीरा का परफेक्ट 3D सूत्र के बारे में बात कीजिए, संरचना के बारे में, तो आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। एक को क्या बनाया, केंद्रीय परमाणु ना, एक ये हो गया, और एक को कितने से जोड़ना है बाबा, 3 गो से जोड़ना है। एक हो गया, और ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा 3, और एक यहाँ पर कार्बन को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ना, इसी बॉन्ड को यहाँ पर क्या हो रहा है देख सकते हैं। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वह कितने कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है,
तीन सॉरी 4 3 और 1 मिलकर कितना हो जा रहा है 4। और इसको और आगे जाकर के यदि अगर क्या करते हैं इनरिच कीजिएगा तो और भी कंपाउंड बनेगा। ऐसे जनरली देख लीजिए यहाँ पर ये कार्बन जो है कितने से जुड़ा हुआ है देखिएगा, तो ये होगा 1, ये फिर क्या हुआ 2, और फिर देखिएगा तो हुआ ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4। समझ रहे बात। तो इसलिए प्रत्येक कार्बन क्या होते हैं अन्य कार्बन परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी में होते हैं, जिसके कारण इसमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ये विद्युत के क्या हो जाते हैं कुचालक हो जाते हैं। उष्मा के भी क्या होते हैं कुचालक होते हैं, ठीक नहीं। तो ये इसके बारे में और भी जानते हैं हम कल बता देंगे, आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ना।